Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स और आज के इस लेक्चर का टॉपिक व्हाट इज अ मॉलिक्यूल एंड आफ्टर लर्निंग दैट व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। तो पिछले कुछ लेक्चर से हमने डिस्कशन की कि एटम क्या होता है, एटम का साइज कितना छोटा सा होता है, फिर उसके बाद हमने स्टडी किया कि हम एटॉमिक मास को कैसे मेजर करते हैं और उस पर हमने एक डिटेल डिस्कशन की। तो आज के इस लेक्चर में हम एटम से बढ़ के मॉलिक्यूल पर चल रहे हैं। एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल क्या होता है और फिर उसके बाद उसका मास को हम कैसे मेजर करते हैं। तो आज की ये डिस्कशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूँ डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जिसके बारे में आपने कहाँ पे स्टडी किया था? वेल, आपने स्टडी किया था इस मैटर अराउंड अस प्योर में, ठीक है। तो उसमें हमने अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो कि एक तरह के पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। चाहे वो पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, चाहे वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं हीलियम एलिमेंट की बात करूं, तो जो हीलियम का एलिमेंट है वो सारे के सारे हीलियम के एटम से बना हुआ है, ठीक है। और अगर मैं अगला एग्जांपल लूं हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। सारे के एक एलिमेंट के अंदर सारे के सारे एटम्स एक ही तरह के होते हैं, मगर हाइड्रोजन के अंदर एक एटम अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा अपनी ही तरह के एक और हाइड्रोजन के एटम के साथ बॉन्ड बना के एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रखता है, ठीक है। तो जहां पे भी इनको जाना है ये दोनों इकट्ठे जाएंगे, इनको इकट्ठे ही बैठना है, इकट्ठे ही सोना है, इकट्ठे ही उठना है, ठीक है। तो ये हर जगह पे इकट्ठे रहते हैं। जहां पे भी दो या दो से ज्यादा एटम्स इकट्ठे रहते हैं, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उसे हम बोलते हैं एक मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है, वेल दैट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमेशा सारे के सारे एटम्स एक तरह के होंगे, मगर यहाँ पे एक एटम दूसरे एटम के साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रखता है। तो पूरे का पूरा एलिमेंट इस तरीके के दो दो के ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजन के एलिमेंट एटम्स से बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में भी हम सेम ही केस देखेंगे कि हमेशा जो एलिमेंटल ऑक्सीजन होगा दैट विल बी मेड अप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम जिनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल आर्गन का। तो आर्गन भी हीलियम के जैसे बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट है, जिसके अंदर एटम्स ही होते हैं। दो एटम्स के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, ये अलग अलग अपने आप में मूव कर सकते हैं, ठीक है। So now what we are going to learn is today the atomicity of a molecule. What do we mean by atomicity? और उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं atom of an element के बारे में। तो हमने सीखा कि the atom can be defined as the smallest particle of an element, but it may or may not be capable of an independent existence. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में हमने सीखा कि दो एटम्स हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं, इकट्ठे मूव करते हैं, तो वो अकेले रहने के केपेबल नहीं है। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन एलिमेंट में हमेशा एक मॉलिक्यूल की तरह ऑक्सीजन के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, दो एटम्स हमेशा इकट्ठे रहते हैं। अगर वो एक हो जाए तो दैट इज नॉट केपेबल ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। मगर हीलियम और आर्गन के केस में हमने देखा कि वो अकेला रह भी सकता है, अकेला घूम फिर भी सकता है, सो दैट वाज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। सो एटम हर एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल तो है, बट इट मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है।
मगर जब मैं एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात करती हूँ तो वेल द मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, चाहे वो कंपाउंड भी हो, तो कंपाउंड के केस में भी यही कहानी रहेगी कि द मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that is capable of independent existence and it shows all the properties of that substance. तो अगर हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूं तो उसका जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज केपेबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऑक्सीजन की बात करूं तो दैट इज केपेबल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और वो सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज शो करेगा जो कि एलिमेंट हाइड्रोजन रखता है, एलिमेंट ऑक्सीजन रखता है। सो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच विल ऑलवेज बी केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है। Atoms of the same element or of different elements, they can join together to form molecules. Atoms of the same element or different elements, they can join together to form molecules. मगर अगर मैं एक molecule of an element की बात करूंगी तो they will be atoms of the same element, और अगर मैं molecule of a compound पे चली जाऊंगी तो well वहां पे atoms they have to be of different elements। ठीक है, अभी हम उसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। So a molecule, this is a group of two or more atoms which are held together strongly by an attractive force जिसे हम बोलते हैं chemical bond। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स हमेशा प्रेजेंट होंगे जिनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अ केमिकल बॉन्ड। So the attractive force holding the atoms together in a molecule, this is called as a chemical bond. तो हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? The molecule of an element means one, two or more atoms of the same element existing as one species in the element. तो अब हमने क्या कह दिया, चाहे वो एक एटम हो तो भी हम उसको मॉलिक्यूल बोल देंगे, दो एटम हो तो भी हम उसको मॉलिक्यूल बोल देंगे, तीन एटम हो, चार एटम हो, मगर वो सेम ही तरह के एटम्स होने चाहिए और वो एज वन स्पीशीज एग्जिस्ट करने चाहिए। या वो अकेला रह रहा है, या वो दो का ग्रुप बना के रह रहा है, या वो तीन का ग्रुप बना के रह रहा है, सेम तरह के एटम्स अगर हो तो well that is going to be called as the molecule of an element, right? The molecules of an element, they are constituted by the same type of atoms, but the number of atoms this can vary in the molecule. So molecules of many elements like argon, helium, they are made up of only one atom of the element, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, monoatomic। mono का मतलब one, atomic मतलब atom, एक एटम वाला मॉलिक्यूल। तो आर्गन, हीलियम कैसे एग्जांपल्स हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होगा। So the symbols of their molecules is going to be the same as the symbols of the atoms, right? So अगर मैं हीलियम लिखती हूँ, so this is one atom of helium, this is one monoatomic molecule of helium, and this is also the helium element। हम तीनों को इसी एक He के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिमिलरली आर्गन के साथ भी यही होगा। तो आर्गन ये मॉलिक्यूल के अंदर भी एक ही एटम होता है, तो अगर मैं आर्गन का मॉलिक्यूल कहूँ या मैं आर्गन का एटम कहूँ तो आप उसको सेम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दिस कंटेन्स टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डाई का मतलब होता है टू, एटम वाला मॉलिक्यूल। सो O2 हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, दो ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं जिनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, ये हमेशा इकट्ठे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है कि अगर कोई आपको पूछे कि ऑक्सीजन गैस का आप सिंबल दो, या आपको पूछे कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे करोगे? तो वेल उसको आप रिप्रेजेंट करोगे एज O2। O लिखा, ठीक है, कैपिटल में O लिखा, ऑक्सीजन का सिंबल आ गया, और उसके नीचे आपने उसके राइट साइड में सबस्क्रिप्ट में उसके पैरों में आपने क्या लिख दिया, 2।
right? So this represents the oxygen molecule, this represents the oxygen gas. जैसे कि नेचर में गैस ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर हमेशा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? तो आपको उसको हमेशा O2 की तरह रिप्रेजेंट करना है, ना कि आप ऐसे नहीं लिख सकते आप कि लिख दो 2O। इस 2O का मतलब है कि दो ऑक्सीजन के एटम्स। जब आप इसको O2 लिखते हो तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। 2O ऐसे लिखने से कभी भी उसका मीनिंग एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है? सो प्लीज डू रिमेम्बर, जब भी आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो आपको उसके सबस्क्रिप्ट में राइट साइड पे उसको लिखना है नंबर को, ठीक है? So the oxygen gas will be always represented by the symbol O2 and not as 2O, as it would mean two oxygen atoms and not a molecule of oxygen, and the oxygen gas has oxygen as oxygen molecules. Fine. नेक्स्ट, अब अगर हमारे पास तीन एटम्स हो ऑक्सीजन के यूनाइटेड इनटू अ मॉलिक्यूल, तो पहली बात यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स वाला मॉलिक्यूल था, अब अगर मैंने यहाँ पे तीन एटम वाला मॉलिक्यूल बना दिया तो अब ये ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है? हमने ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए तो O2 लिया, जहां पे आपने उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया वो एक नई सब्सटेंस बन जाएगी, ठीक है? अब ये क्या है? वेल, ये है ओजोन, जिसके अंदर तीन ऑक्सीजन के एटम्स हमेशा इकट्ठे रहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे दो इकट्ठे रहते हैं, ऑक्सीजन गैस बन जाती है, यहाँ पे तीन इकट्ठे रहते हैं तो ये ओजोन बन जाती है। ओजोन वो सब्सटेंस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और हमें सन की अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। तो उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, सुना है ना? सो ओजोन दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और ये ओजोन कैसे बनता है? ऑक्सीजन के तीन एटम्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होते हैं विद अ केमिकल बॉन्ड विद स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, और ये हमेशा एग्जिस्ट इकट्ठे करेंगे। सो नाउ ओजोन दिस इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तीन एटम वाला मॉलिक्यूल जिसके अंदर सारे के सारे ऑक्सीजन के ही एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल दिस कंटेन्स 4 एटम्स जॉइंड टुगेदर, हेंस फॉस्फोरस इज टेट्रा एटॉमिक एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज P4। P उसके सबस्क्रिप्ट में राइट साइड पे हमने 4 लिखा, इसका मतलब है फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 फॉस्फोरस के एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट? तो molecules containing more than 4 atoms they are called as polyatomic molecules, ठीक है? तो इसके आगे हम पेंटा एटॉमिक या हेक्सा एटॉमिक ऐसे नहीं बोलते, हम सीधा ही कह देते हैं कि ये वाले मॉलिक्यूल जिनमें 4 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो उसको हमने बोल दिया दैट इज पॉलीएटॉमिक। 1 तक मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक बोल दिया और उसके बाद सारों के लिए पॉलीएटॉमिक बोल दिया, ठीक है? So sulfur, for example, this is a polyatomic molecule having 8 sulfur atoms in the molecule. Hence sulfur is octaatomic. ठीक है? तो होगा क्या? Octa stands for 8. So octa stands for 8. Sulfur is a octaatomic molecule या simple terms में आप उसको polyatomic बोल दोगे और उसको हम कैसे represent करेंगे? S8, ठीक है? S उसके सबस्क्रिप्ट में 8. So the number of atoms present in a molecule of a substance, this is called as its atomicity. तो atomicity of a molecule क्या होता है कि एक molecule के अंदर कितने atoms present हैं वो उसकी atomicity है। तो हीलियम के केस में वो मोनोएटॉमिक था, उसकी एटॉमिसिटी 1 थी, ठीक है? अगर हमने ऑक्सीजन किया तो ऑक्सीजन के अंदर दो मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं तो दैट इज गोइंग टू बी हैविंग एन एटॉमिसिटी ऑफ 2 एंड सो ऑन। सो आई होप अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इट्स एटॉमिसिटी। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए और भी है, और वो है कि कुछ मेटल्स और ऐसे और एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन है, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत सिंपल नहीं होते हैं, ठीक है? तो उनके स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे नहीं है कि 2 एटम्स एक ग्रुप बना गए हुए हैं या 3 एटम्स एक ग्रुप बना के एक मॉलिक्यूल फॉर्म किए हुए हैं। तो वेल उनके स्ट्रक्चर्स सिंपल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ाई करते हैं।
तो अभी के लिए आप सिर्फ याद रख सकते हो कि metals and there are some other elements like carbon which constitute a very large and indefinite number of atoms bonded together. उनके अंदर बहुत ज्यादा number of atoms है जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम उनकी एटॉमिसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जिनके अंदर आप मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल्स की आप एटॉमिसिटी बता सकोगे। तो आर्गन इज मोनोएटॉमिक, हीलियम इज मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन इज डायटॉमिक, हाइड्रोजन H2 is diatomic, nitrogen N2 that will be diatomic, chlorine is diatomic, phosphorus is tetratomic and sulfur is polyatomic। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड पे। तो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर एट लीस्ट 2 डिफरेंट तरह के एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड दे आर गोइंग टू बी कंटेनिंग 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास वाटर है, तो वाटर के केस में द फॉर्मूला इज H2O। आगे अपकमिंग लेक्चर्स में हम ये भी सीखने वाले हैं कि हम इन फॉर्मूलाज को ऐसे कैसे लिखते हैं, बट फिलहाल आप अंडरस्टैंड करो कि अगर मैं H2O लिखती हूँ तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट है 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। तो इनकी ये जो रेशो है जिसमें ये कंबाइन करते हैं बाय मास, वो एक तो फिक्स्ड है, एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन रहेगी इनकी, और इवन इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, वो भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल में ये एटम्स अरेंज्ड हैं। अब ऐसे क्यों अरेंज्ड है, अगेन हम इसको अपनी सीनियर क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे, बट आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, तो हमने लिखा CO, और क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम थे इसलिए उसके सबस्क्रिप्ट में हमने 2 लिख दिया, सो दिस बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज हाउ वी हैव द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, सेंटर में कार्बन है और उसके दोनों साइड पे एक एक ऑक्सीजन के एटम को हमने अरेंज किया है। राइट, सो हमारे पास मॉलिक्यूल एक कंपाउंड का कब बनेगा, जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे एटम सेम तरह के नहीं होंगे। एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें नंबर चाहे जितना भी हो, मगर भिन्न तरह के एटम्स होंगे। कंपाउंड के अंदर डिफरेंट तरह के एटम्स होने जरूरी है। एटलीस्ट आपको 2 डिफरेंट टाइप जरूर दिखनी चाहिए, 2 से ज्यादा टाइप्स भी हो सकती हैं। फाइन। सो प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल से रिलेटेड याद रखनी है वो ये है कि जब भी मॉलिक्यूल एक कंपाउंड का बनेगा उसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी एक डेफिनेट रेशो होती है बाय मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो बाय मास जिसमें वो हमेशा कंबाइन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 1:8। अमोनिया इज NH3, तो इसके अंदर कंबाइनिंग एलिमेंट्स क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और उसकी जो कंबाइनिंग रेशो है दैट इज 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइनिंग रेशो बाय मास इज गोइंग टू बी 3:8। हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया, वेल इसके लिए आपको इनके एटॉमिक मासेस मालूम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1U। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16U। वाटर के अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने प्रेजेंट हैं, 2, तो एक का मास अगर 1U है तो 2 का मास कितना होगा, 2U। सो दिस इज 2U, और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, सो दिस इज 16U। सो अगर आप इनको रेशो देखोगे तो किसकी आएगी बाय मास, दैट इज गोइंग टू बी 1:8। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे अमोनिया के बारे में बताना है तो उसकी रेशो बाय मास कितनी आएगी दोनों एलिमेंट्स की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14U, और हाइड्रोजन का होता है 1U, और 3 एटम्स है, सो दैट इज गोइंग टू बी 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 मगर 2 एटम्स है तो दिस इज 2। सो दिस विल बी, जस्ट लेट मी क्लियर दिस।
सो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा, कार्बन विल बी 12, ऑक्सीजन का 16, दो एटम्स का 32, सो दिस विल बी 12:32। अगर आप इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो कॉमन फैक्टर क्या होगा 4, 4 से डिवाइड करोगे 12 को तो आएगा 3, और 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो दैट विल बी 8। सो द रेशियो बाय मास इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन विल बी 3:8। ठीक है। नेक्स्ट अगेन, अगर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड का है तो हम उसकी भी एटॉमिसिटी बता सकते हैं। तो एटॉमिसिटी अगेन सेम ही होगी। आपको मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं कि कितने होंगे, चाहे वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो चाहे वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स दे आर प्रेजेंट एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द एटॉमिसिटी। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला कितना है CO। तो इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है। सो दिस इज गोइंग टू बी डाई एटॉमिक। या अगर आपको नंबर पूछा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स एटॉमिसिटी, सो इट्स एटॉमिसिटी इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, 2 एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन क्लोराइड, द फॉर्मूला इज HCl, सो इट इज गोइंग टू बी डाई एटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, सो ट्राई एटॉमिक। वाटर इज H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ट्राई एटॉमिक। अमोनिया इज 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, सो 3 + 1 is going to be 4, so this is tetra atomic. हाइड्रोजन peroxide is H2O2, राइट। तो 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, टोटल नंबर 4, so this is going to be tetra atomic। ठीक है। सो आई होप अब आप लोगों को एटॉमिसिटी समझ में आ गया। आपको सिर्फ देखना है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है और वो उसकी एटॉमिसिटी बताता है। सो अब एक चीज और है जो कि मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। अभी हमने कैलकुलेट क्या किया कि हमें वाटर का मॉलिक्यूल गिवन है, उसमें हमने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो बाय मास कितनी होगी। हमें पता था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U है। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट थे तो ये 2U हो गया, ये 16U हो गया। सो इसकी हमने रेशो निकाली, 1:8 आ गई। ठीक है। सो ये रेशो हमने निकाली। ओके। बट अगर मैं आपको ऑपोजिट क्वेश्चन दे दूं, मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दे दूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, जिसमें ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, और उनकी मास रेशो में आपको बता दूं कि 1:8 है। और अब मैं आपको ये पूछूं कि इसका आप जो मॉलिक्यूल होगा आप उसका फॉर्मूला बताओ, या मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप मुझे एक मॉलिक्यूल के अंदर इन दोनों एटम्स के नंबर की रेशो बताओ, तो आप कैसे बताओगे। ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू कि आपको गिवन है कि 2 एलिमेंट्स हैं, उनकी मास रेशो कितनी है और आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, या आपको क्या करना है, उनके एटम्स की रेशो बतानी है उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो आप कैसे करोगे। सो वेल, उसके लिए आपको सबसे पहले एलिमेंट्स गिवन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। दूसरी चीज, आपको उनकी मास रेशो गिवन है 1:8 है। ठीक है। तीसरी चीज, आपको मालूम है कि उनका एटॉमिक मास कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। अब आपको उनके नंबर की रेशो ढूंढने के लिए करना क्या है, जो रेशो बाय मास है एक एलिमेंट की, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो रेशो बाय मास हाइड्रोजन की कितनी है 1, एटॉमिक मास है 1, सो 1 को 1 से डिवाइड किया, आंसर आया 1। ऑक्सीजन की रेशो कितनी है 8, ठीक है, उसका एटॉमिक मास कितना है 16, तो 8 को 16 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 1/2। सो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी इनकी बाय नंबर, अगर आपको बतानी है, दैट विल बी 1:1/2, और यू कैन से इट विल बी इक्वल टू 2:1, क्योंकि फ्रैक्शंस में तो एटम्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर आधे एटम के लिए आपको ऑक्सीजन का 1 चाहिए तो 1 के लिए कितने चाहिए हाइड्रोजन के 2 एटम। सो द रेशो by number of hydrogen and oxygen is going to be 2:1। so अब आप लिख सकते हो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके ये मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मास रेशो कितनी है 1:8। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी कंसेप्ट समझ में आया। सो अगर हम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रैक्टिस करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं।
अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या देखा था कि कितनी रेशो आ रही थी, पहले हम लिख लेते हैं उसको साइड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था 12 और ये था 32, ठीक है। तो इसको 4 से हमने डिवाइड किया था, तो ये आया था 3, इसको डिवाइड किया था 8। तो हमारे पास मास रेशो कितनी है 3:8। अब हम देखें कि क्या हम वापस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो हमारे पास है एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन, मास रेशो कितनी है 3:8। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16। मास रेशो बाय एटॉमिक मास अगर आप लिखोगे तो कितना होगा, दिस विल बी 3/12 and this will be 8/16. So 3/12 is 1/4 and this is 1/2. ठीक है। So अब आपको क्या करना है, the ratio is 1/4 is to 1/2. So this is going to be 2. So इससे काटोगे 2. So this is 1/2 is to 1 or I can say 1:2. तो एक कार्बन के लिए आपको 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए, हेंस द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। समझ में आया अब आप लोगों को। सो इस तरीके से अगर आपको मास रेशो गिवन हो तो आप नंबर रेशो बता सकते हो, अगर आपको नंबर रेशो गिवन हो तो आप मास रेशो बता सकते हो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के लिए। So thus the ratio by number of atoms for water was H:4:2:1। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं टू द अदर कंसेप्ट, दैट इज व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ है, तो जो एटम्स का मास होगा अगर हम उसको सम टोटल कर देंगे दैट इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हम इसे प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो हमने एटम का मास कैसे ढूंढा था, हमने एटम का मास ढूंढा था इन रिलेटिव टर्म्स टू द मास ऑफ द C12 एटम, जिसे हमने एटॉमिक मास वाले लेक्चर में समझा था, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास को भी हम बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारे पास एक वेइंग स्केल है, एक साइड पे हमने 1/12 ऑफ द C12 एटम रखा था और दूसरी साइड पे हमने अपना मॉलिक्यूल रख दिया और उसके कंपैरिजन में देखा कि वो कितना हैवी है। सो ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगी अगर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास वाला लेक्चर अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ केमिकल कंपाउंड एज कंपेयर टू द मास ऑफ अ C12 एटम टेकन एज 12 ऑन द एटॉमिक मास यूनिट स्केल, right? So now for example we have to compare the molecular mass of सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया था कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, राइट, इसका मास मुझको ढूंढना है। मैंने उसको किसके साथ कंपेयर किया, मैंने C12 एटम लिया, उसका 1/12 हिस्सा किया और उसके साथ ऑफ C12, राइट, उसके साथ मैंने उसको कंपेयर किया और मैंने उसका रिलेटिव मास ढूंढ लिया कि मुझे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कितने 1/12 ऑफ C12 रखने पड़े टू बैलेंस दिस आउट एंड दैट इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर मास। मगर अगर अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो तो हमने हर एक एटम का मास कार्बन के रिलेटिव ही तो ढूंढा था। तो अब अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बताना है तो मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे इन एटम्स के मासेस को ऐड कर देना है तो मुझे उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, right? So it will be the sum of the atomic masses of the elements present। और अब सल्फ्यूरिक एसिड में एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है? वेल उसके अंदर H2 मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, सल्फर एक एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी 2 into the atomic mass of hydrogen plus the atomic mass of sulfur plus 4 into the atomic mass of oxygen। So यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32U एंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। इसको टोटल करो, व्हाट यू विल बी गेटिंग इज दैट द H2SO4's molecular mass is going to be 98 AMU।
ठीक है, सो आई होप अब आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास भी समझ में आ गया कि कैसे निकालना है। सिंपली मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उसके मासेस का जो टोटल होगा, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिलीन गैस विच इज यूज्ड इन द वेल्डिंग। The molecular formula of acetylene, also called as ethyne, this is C2H2. तो आपको molecular formula दे दिया और अब आपको उसका molecular mass ढूंढना है। ठीक है, so आपको करना क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास नोन टू यू 12U होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1U होता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H2 कितना होगा, कार्बन के 2 एटम प्रेजेंट है, सो 2 into द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और उसके बाद हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है तो प्लस 2 into द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। वैल्यूज को पुट करोगे 2 into 12 plus 2 into 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 26U। ठीक है, सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी मॉलिक्यूल का आप मास कैसे फाइंड आउट करोगे। एक और एग्जाम्पल जो कि मैं चाहूंगी कि पहले आप इस लेक्चर को पॉज करके खुद से ही फाइंड आउट करो और फिर ही सोल्यूशन देखो। अब आपको कंसेप्ट समझ में अब आ चुका है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन टू यू टू बी C6H12O6। तो पॉज करो, पहले आंसर खुद से फाइंड आउट करो। सो वेल, इफ आप लोगों ने कर लिया है तो हम उसका सोल्यूशन देखें। तो एटॉमिक मास कार्बन का 12U है, हाइड्रोजन का 1U है और ऑक्सीजन का 16U है। अब आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास को ढूंढने के लिए कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट है तो 6 into द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन के 12 एटम्स प्रेजेंट है सो 12 into द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट है तो 6 into द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। वैल्यूज को पुट करो एंड वेल द आंसर इज गोइंग टू बी 180U। ठीक है, आई होप आप सब लोगों का ये आंसर करेक्ट आया होगा। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एन आयन, और उससे रिलेटेड आपको समझने के लिए बहुत सारे और कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। आपको उसमें वैलेंसी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा और बहुत कुछ भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी मिसिंग दैट लेक्चर, राइट। और उसके लिए आपको करना क्या है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर रितु जौहर फ्रॉम द चैनल एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं और मेरे और लेक्चर्स को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप सो दैट कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने के लिए। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।